दुनिया भर में आज है बड़े एक्शन का दिन। जी हाँ, दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति के चुनाव का आज है दिन। रिजल्ट्स आने की तैयारी में, रुझान आने की तैयारी में, और इस बीच बाजार हैं उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते हुए। तो अमेरिका के चुनाव को ध्यान में रखते हुए नतीजों के पूरे सीजन में भारतीय बाजारों में कैसे करें ट्रेड आप, और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आज का दिन काफी अहम रहने वाला है मार्केट्स के लिए। तो सबसे पहले तो अनिल जी से जान लेते हैं आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं और फिर काफी बातों पर चर्चा करेंगे। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स कौन से हैं? अमेरिका में दमदार तेजी होती दिखी है दीप, और उम्मीद से बेहतर। हम जब बंद हुए तो 450 साढ़े 400 पॉइंट ऊपर डाउ ट्रेड करता दिख रहा था, लेकिन उसके मुकाबले में बेहतर तेजी होती हुई दिखी है। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप और बाइडेन के बीच चल रही कांटे की टक्कर और एक एक करके स्टेट के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, वो आगे अपना प्रभाव डालेंगे। 2 दिनों में डाउ 1000 पॉइंट से ज़्यादा उछल चुका है। एसबीआई के साथ ही 7 वायदा कारोबार की और कंपनियों के भी नतीजे आज आने वाले हैं, और कैबिनेट की बैठक भी सुबह 10:30 बजे है। ये पूरा का पूरा एक्शन आज आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात तो सर यही है, रोज आप इतनी अच्छी हमें डेटा एनालिसिस देते हैं, भारतीय बाजारों के सटीक लेवल्स बताते हैं। बैंक निफ्टी में तो पिछले 2 दिनों से आपने एकदम सही लेवल्स बताए और रैली को भी अच्छी तरह पकड़ा है। आज जरा यूएस इलेक्शंस के लिए भी सेम करिए सर। बताइए आज कौन जीतने वाला है, क्या लग रहा है कि कौन आगे दिखने का? दीप, अंदाज वहीं लगाना चाहिए जहाँ सही पड़ने की संभावनाएं हो। जहाँ सही पड़ने की संभावना ना हो तो वहाँ जरूरत ही नहीं करनी चाहिए। गलत पड़ने से बढ़िया है कि चुप रहे और नोटा का इस्तेमाल करे। लेकिन ये किसी भी तरफ जा सकता है, बहुत साफ दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ दीप ये कि पिछले 2 दिनों से कहीं कहीं अमेरिकी बाजार और अमेरिका के लोग ये मानकर चल रहे हैं, और जैसा कि लगातार हम कह भी रहे हैं कि ट्रंप साहब के वोटर से आखिर में आते हैं और वो आखिर में आकर अपना कमाल करके दिखाते हैं। मसलन आप फ्लोरिडा देखिए, फ्लोरिडा में मुश्किल से 10 लाख वोटों की काउंटिंग बची है, और ऑलरेडी ट्रंप साहब वहाँ पर लगभग 3 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो पूरी संभावना है कि ट्रंप फ्लोरिडा जीत जाएंगे, और अब तक का जो रिकॉर्ड है वो ये कि जो फ्लोरिडा जीतता है वो राष्ट्रपति बन ही जाता है। लेकिन दूसरे कुछ स्टेट्स में हैं जहाँ पर बाइडेन साहब जीत चुके हैं, वहाँ पर वो आगे चल रहे हैं। जो वोट्स हैं उनमें बढ़त में अभी बाइडेन आगे हैं। तो ये चलता रहेगा। अचानक से आप देखिए, अगर समझिए फ्लोरिडा ट्रंप जीत जाते हैं तो ये बढ़त बिल्कुल सीमित हो जाएगी या बराबर पे आ जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बहुत ही कांटे की टक्कर रहे तो फिर ये कानूनी दाव पेच में भी अमेरिकी चुनाव जा सकते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी कहीं भी ये मान करना चलें कि जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइनल ना हो जाए कि कौन जीता है, तब तक मुझे लगता है कि ये T20 वाला मुकाबला है। कोई भी एक और बाजी पलट सकता है, कोई भी एक बैट्समैन आकर बाजी पलट सकता है, और इन दोनों के बावजूद सुपर ओवर में यानी कि कानूनी दाव पेच में चला जाए तो बड़ी बात नहीं। तो होने को कुछ भी हो सकता है दीप, और ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तो वैसे भी जितने अमेरिका के चुनावों की काउंटिंग को लेकर और ये लेकर जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसका अंदाजा लगाना आसान काम है नहीं। और उसके ऊपर जिस तरह से ट्रंप वापस से थोड़ी सी अपनी जो वापस से बढ़त जो कम थी उनकी, उसे पीछे जो थे उसे कम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी पिछड़न को कम करते हुए दिख रहे हैं। वो भी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। तो बहुत कुछ होगा, दिन भर होगा, और उम्मीद करता हूं कि आज ही दिन में हो जाए, समझ में आ जाए कि कौन बनने वाला है। तो बाजार के लिए इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर रिजल्ट आने में देरी की संभावना हो तो बाजार थोड़े से नर्वस होते हुए दिखेंगे। तो मैं अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करूंगा दीप, जो आपका सवाल है उसका जवाब मैंने लंबा दिया, लेकिन अल्टीमेटली बनाई तो जलेबी है। मुझे नहीं पता कि ये कौन जीतेगा। ईमानदारी से मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। बिल्कुल अनिल जी, और जिस तरह से सुबह से रिजल्ट्स आ रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी रिएक्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि कांटे की ही टक्कर है सर इस बार। पर मेरा सवाल मार्केट पोजीशन को ही लेकर था सर। अगर पिछले 2 दिनों का एक्शन देखें, इतने बड़े इवेंट रिस्क से पहले इतनी बड़ी रैली, डाउ में 1000 पॉइंट्स की रैली, बैंक निफ्टी 1800 पॉइंट्स ऊपर, निफ्टी 11800 पर। क्या समझना चाहिए सर कि इवेंट रिस्क से पहले अगर इतनी बड़ी रैली आती है, तो अगर इवेंट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाता है तो बाजारों का क्या हाल होगा? दीप देखिए, 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि जो ट्रंप और बाइडेन के बीच जीत की बात है जो मैं कर रहा था, उसमें दिल कहता है कि ट्रंप जीत जाएगा, लेकिन दिमाग कहता है कि बाइडेन जीतेगा। जिस तरह की बढ़त बाइडेन लेकर बैठ रहे हैं, अगर आप दिमाग से काम लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं जीतना उनका तय है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि दिल आपका ये कहता है कि
शायद आखिरी मिनटों में बाजी पलट जाए और ट्रंप बाजी मार जाए, ये संभावना है। तो वो तो दिल और दिमाग की मशक्कत जो है, कश्मकश जो है, उसे एक तरफ रख के मार्केट पर अगर सोचें, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। ब्रॉडली मार्केट की रेंज है 11,500 12,000 की। 25-50 पॉइंट इधर उधर रख लीजिए। 11,500 में 11,535 11,550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 12,000 में 12,025 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रुकावट का लेवल। तो अगर ट्रंप जीतते हैं तो आप 12,000 12,025 तक निफ्टी को जाते हुए देखेंगे और उसके बाद इसे पार करके और ऊपर निकलेंगे। ट्रंप हारते हैं तो 11,500 11,550 तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका में कितना बड़ा कट आता है। देखिए इस बात में पूरा दम है कि जो मोमेंटम पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बाज़ारों में बना है, कहीं न कहीं अमेरिकी बाज़ारों को ये लग रहा है कि ट्रंप साहब इतनी अभी भी जीतने की ताकत रखते हैं और उस वजह से बाज़ारों में रिकवरी आते हुए दिख रही है, तेज़ी आते हुए दिख रही है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स अब वापस जिस तरह से कमज़ोर होते दिख रहे हैं, वो आप पर को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। आपको जो कुछ भी तय करना है वो इंट्राडे वॉलेटिलिटी के बजाय क्लोजिंग के बेसिस पर तय करना है। अगर आपकी क्लोजिंग 11,650 के नीचे होती है, 11,642 की आपने लोएस्ट क्लोजिंग देखी है, राउंड फिगर 11,650 की क्लोजिंग मान लीजिए, 11,650 के नीचे की क्लोजिंग अगर आज आपको मिलती है तो आपके लिए थोड़ा बाजार में नीचे का रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। फिर हम थोड़ा और गहरे करेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। 11,971 की अब तक की बेस्ट क्लोजिंग मिली है आपको 23 मार्च के लोज बनने के बाद में। और ऐसे में अगर आज 11,971 या यूँ राउंड फिगर में 12,000 12,025 गिन लें, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो बाजार फिर लाइफ टाइम हाई के लिए तैयार हो रहे हैं 12,430 के लिए। तो मेरा ये समझना है 12,500 12,550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 12,000 माफ़ कीजिएगा 11,550 11,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, 12,000 12,025 ऊपर रुकावट का लेवल। जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए बाजार के अहम लेवल्स। पर सर, आज के एक्शन के लिए इन पर्टिकुलर आपसे बात समझनी थी कि आज के जो संकेत हैं वो क्या टोटली इसी इवेंट पर डिपेंडेंट रहेंगे या फिर डेटा का भी थोड़ा एक्शन रहेगा, जो बाकी क्यूज हैं वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे? आज की मार्केट डायरेक्शन किस पर डिपेंडेंट है? और अगर ट्रंप साहब जीते तो किस तरह का रिएक्शन दिखता है, और बाइडेन साहब जीते तो किस तरह का एक्शन दिखता है? बाजार को प्रेडिक्ट करने का, एनालिसिस करने का एकमात्र तरीका जो मैं जानता हूं, समझता हूं और जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं पिछले 27 साल से दीप, वो है डेटा एनालिसिस। सिर्फ और सिर्फ डेटा ही बाजार में काम करते हैं और कुछ नहीं, सिवाय इसके कि कहीं कोई अचानक से खबर आ जाए कि कोई भी अच्छी या बुरी खबर। और ऐसा समझिए आपके महीने में 30 दिन है, 30 दिन में से 8 दिन आप निकाल दें छुट्टी के, सैटरडे संडे के 22 दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्योरली डेटा के बेसिस पे बाजार को एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो मेरा ये मानना है ढंग से आप एनालिसिस करेंगे तो 22 में से 17-18 दिन आपकी लेवल रेंज ठीक निकल सकती है। बाकी 4-5 दिन जनरली ये होगा अचानक से बाजार का कोई मूव आएगा किसी वजह से या बिना किसी वजह से भी, या फिर कोई खबर ऐसी आती है जो बाजार को गलत साबित कर देती है या डेटा को गलत साबित कर देती है। इसीलिए बाजार को एनालिसिस करने की कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है, क्योंकि खबर वो है जो आपको पता नहीं है, आने के बाद पता चलती है। सिमिलरली आज भी डेटा अपनी जगह है, डेटा आपको लेवल्स दे सकता है, रेंज दे सकता है, लेकिन डेटा आपको ये नहीं कह सकता कि क्या होगा। ये इवेंट रिस्क है और सब ऐसी सिचुएशन में डेटा का अपना कंट्रीब्यूशन है ये पता लगाने में कि कहाँ क्या हो सकता है, कैसा रिजल्ट आए तो क्या हो सकता है। लेकिन डेटा आपको कभी ये नहीं कह सकता कि अमेरिका के चुनाव में जीतेगा कौन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दीप कि ऐसी सिचुएशन में आज आपको डेटा का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो समझ में आना चाहिए। डेटा का इस्तेमाल इस तरह से करें कि आप अपने लेवल्स और रेंज को फोकस करें, जिस तरह का रिजल्ट आए उस हिसाब से। खराब रिजल्ट आ रहा है तो क्या होना है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो क्या होना है, बस वो आपके लिए डेटा पॉइंट काम आएगा। अदरवाइज आज किसी और ट्रिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ डेटा में ऐसे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं दीप, जो किसी एक तरह का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट पर वो डेटा इतने फास्ट और तगड़ा रिएक्शन देंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप उसके लिए तैयार हैं कि ट्रंप जीते तो किस तरह का रिएक्शन आ सकता है, कितना आ सकता है, ट्रंप हारे तो कितना आ सकता है, किस तरह का आ सकता है। ये मैं डेटा से आपको बता सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा ये तो हमें अमेरिका से ही पता चलेगा। जी बिल्कुल सर, तो रिजल्ट अमेरिका से पता चलेगा, उसका इंतजार है सर। पर आज के एक्शन की शुरुआत करते हैं सर। फिर बताइए डेटा क्या बता रहा है, आज के संकेत क्या बता रहे हैं, किन लेवल्स पर आपकी नजर है? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या होगा।
एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, घरेलू संकेत नेगेटिव साइड पर है। वायदा कारोबार के संकेत कल दीप हमने न्यूट्रल रखे थे, आज मैंने कॉशियस किए हैं थोड़ा सा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है। अब आज जो दीप में रेंज आपको देने जा रहा हूं, ये रेंज आज बड़ी रेंज है, छोटी रेंज नहीं है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। और उस रेंज को बड़ी देने के पीछे मकसद ही यही है कि आज बड़े मूव के लिए आपको तैयार रहना है। 11,650 11,725 निफ्टी पर इमीडिएटली सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में निफ्टी तुरंत सपोर्ट लेगा, जो चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ होने के पहले का होगा। उसके बाद 11,550 11,600 अगला स्ट्रॉन्ग बाय जोन हो सकता है, सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस ऑफ 11,500। 11,500 के नीचे फिर आपको तेजी में नहीं रहना है, अदरवाइज 11,550 11,600 आपके लिए सपोर्ट जोन बन सकता है। ऊपरी रेंज 11,875 से 11,925 की होगी। इसे पार किया तो 11,975 12,025 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। फ्रेश तेजी 12,025 के ऊपर बनेगी, फ्रेश मंदी 11,500 के नीचे बनेगी इंट्राडे में। फ्रेश मंदी 11,650 के नीचे क्लोज पर बनेगी और फ्रेश तेजी 11,971 का जो अब तक का हाईएस्ट लेवल है उसके ऊपर बनेगी। तो मैंने आपको इंट्राडे भी रेंज दे दी और क्लोजिंग भी दे दी। क्लोजिंग में 11,971 ऊपर की तरफ देखना है, 11,642 नीचे की तरफ देखना है। इस रेंज के बाहर अगर किसी तरफ क्लोज होते हैं तो वो आपको डायरेक्शनल मूव देगा। और इंट्राडे मूव के लिए 11,500 11,550 या 11,550 600 मान लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 11,975 12,025 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये बिल्कुल क्लियर कट वेल डिफाइंड आंकड़े हैं निफ्टी के, आप लिख के रख लीजिए, एकदम परफेक्ट लेवल्स है। इन लेवल्स को बाजार रेस्पेक्ट करेगा इंट्राडे के लिहाज से। और इसके बाद जिस तरफ बड़ा मूव बनाए, अगर समझिए बहुत ही थंपिंग विक्ट्री से ट्रम्प जीतते हैं, बाजार तेजी से भागेगा भी, तब आपको ऊपर की रेंज तोड़ता हुआ दिखेगा। बुरी तरह से हारते हैं तो फिर नीचे की रेंज भी टूटने का डर है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी। अब आइए बैंक निफ्टी 25,100 25,250 इमीडिएटली आज दिन के लिए एक छोटा सपोर्ट जोन है। छोटा भी बहुत दूर है, लेकिन क्या करें, अगर बैंक निफ्टी रोज अगर 700 900 पॉइंट 800 900 पॉइंट बढ़ता रहे, 1000 पॉइंट बढ़ता रहे तो ऐसा ही होगा। 25,100 25,250 ये पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। और इसके नीचे 24,750 24,900 अगर आता है तो ये खरीदारी की परफेक्ट रेंज होगी भी। बैंक निफ्टी के 25,950 26,250 ये ऊपरी रेंज है दिन के लिए, यहाँ पर रुकना चाहिए। और इसे पार किया तो फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी का निकल कर आता है, वो है 26,450 26,750 का। ये फाइनल टारगेट है जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी पर नजर रखनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है बाजार की रेंजेस, यहाँ पर नजर रखनी है। सर थोड़ा वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ रही है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 450 अंक नीचे हैं। जो हमें लेटेस्ट डेटा बता रहा है सर, वो तो यही दिखा रहा है कि 131 सीट्स में बाइडेन साहब आगे हैं और 92 इलेक्टोरल वोट्स ट्रम्प साहब के पास आ रहे हैं। पर हर मीडिया हाउस के अलग अलग प्रोजेक्शन है, तो इसको थोड़ा और सेटल होने देते हैं। थोड़ी वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ रही है। सर आज की दिन की रेंज क्या निकल कर आएगी क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी है? 11,725 11,925 शुरुआती रेंज है बाजार की। मुझे लगता है 11,725 11,750 के आसपास हम खुलने चाहिए। उसके बाद देखेंगे 11,650 11,975 मीडियम रेंज है बाजारों की। और 11,550 से 12,025 आज की बड़ी रेंज मानकर चल सकते हैं। 11,525 11,550 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी 25,450 25,950 ये दिन की छोटी रेंज है। 25,150 26,250 ये दिन की मीडियम रेंज होगी। और 24,800 से लेकर 26,450 बेसिकली 24,700 से 24,900 की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ रही थी। तो वहाँ कहीं कहीं जाकर बैंक निफ्टी रुकना चाहिए। तो मैंने राउंड फिगर में 24,800 आज की बड़ी रेंज के तौर पर लिखा है, ये ध्यान में रखिए। अब आइए, जो 2 दिनों से हम लगातार आपको कह रहे थे कि क्यों बाजार बढ़ने चाहिए, और जिस डेटा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं दीप, अब उस एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट पर आपके पास आता हूं, और वो है एफआईएस के आंकड़े। एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन कल फिर से बढ़ी है 47% से बढ़कर 50%, लेकिन अभी भी उतनी नहीं हुई है जितना कि कंफर्टेबल हो बड़ी इवेंट के पहले। देखिए, बड़ी इवेंट के पहले एक्सेस लॉन्ग या एक्सेस शॉर्ट दोनों ही खराब है, और एफआईएस बड़ी इवेंट के पहले पिछली सीरीज की समाप्ति में एक्सेस शॉर्ट हो गए। और आपने देखा शुक्रवार के सेशन में तो उनकी पोजीशन घटकर 40% पर रह गई। और कल सोमवार को हम इसी आंकड़े को पकड़ कर कह रहे थे कि देखिए, इवेंट के पहले एक्सेस शॉर्ट्स हैं और एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग होगी, और वो 2 दिनों में हुई भी। सोमवार के बाद 47% पे आंकड़ा आया, कल 50% पे आया। लेकिन
अभी भी एफआईज लॉन्ग पोजीशन के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी नीचे की तरफ है। मुझे लगता है अभी भी एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन अगर 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 ट्रंप साहब के जीतने के संकेत आते हैं तो ये एफआईज की तरफ से तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। सबसे ज़्यादा शॉर्ट इस वक्त अगर इंडेक्स में कोई है तो वो ट्रेडर्स नहीं है, इनफैक्ट ट्रेडर्स लॉन्ग है। घरेलू फंड स्टॉक्स पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। एफआईज शॉर्ट, ट्रेडर्स लॉन्ग, ये इस वक्त इंडेक्स का ट्रेड है। और अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो एफआईज की तरफ से तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आ सकती है, और हारते हैं तो फिर ट्रेडर्स की तरफ से तेजी की पोजीशन अनवाइंड होने का खतरा होगा। लेकिन एफआईज अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स के एंगल से देखें जो एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, तो एक चीज़ बहुत साफ दिख रही है कि ट्रंप साहब के जीतने पर ये डेटा पॉइंट आपके सबसे काम का होगा। और मुझे लगता है दीप, अगर ट्रंप जीतते हैं तो ये एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में जो आपको 50% दिख रही है, ये बढ़कर 65% तक, 70% तक भी जाती हुई नजर आ सकती है। और आप सोच लें, अगर एफआईज अपनी 15% के आसपास की लॉन्ग पोजीशन 1-2 दिनों में आगे बढ़ाते हैं तो उसका बाजार पर इंपैक्ट क्या हो सकता है। आसानी से निफ्टी आपको 12,000 के पार निकलकर टिकता हुआ दिख सकता है, बशर्ते कि ट्रंप साहब जीते तो ऐसा होगा, क्योंकि एफआईज नेट लॉन्ग पर कम है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये है जो पॉजिटिव साइड पर बन सकता है। अब आइए दूसरा डेटा पॉइंट मैं बताता हूं जो आपको सावधानी की तरफ इशारा कर रहा है, वो आ रहा है वायदा कारोबार से। पीसीआर 1.59, पुट कॉल रेशियो 1.59 पर आया है, जो कि हायर साइड पर है 1.48 से बढ़कर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओवरबॉट है, लेकिन ओवरबॉट तो नहीं है, लेकिन है ज़रूर हायर साइड पे। तो ऊपरी स्तरों पर आपको सतर्क रहना है। मैं सोचा था जिस तरह की सिचुएशन डाउ फ्यूचर्स में सुबह दिख रही थी, 200-250 पॉइंट ऊपर थे, एसजीएक्स ऊपर था 40-50 पॉइंट, तो मुझे लगा कि ऊपर खुलेंगे तो सतर्क रहेंगे, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन इवेंचुअली ऊपर खुलने के संकेत अब कम हो गए और नीचे आने के संकेत ज़्यादा दिख रहे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऊपर के लेवल पर देखें तो इस पुट कॉल रेशियो के दम पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। इंडिया विक्स 4% नीचे आए, लेकिन इस बीच 1 मिनट, अभी 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 मैंने स्क्रीन पर डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स देखे हैं, मैं वो फिर से देखना चाहता हूँ। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे है और नेस्डेक फ्यूचर 132 पॉइंट ऊपर है। जय हो, क्या बात है। मतलब दीप, क्या टेक्नोलॉजी शेयरों को फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप जीते या हारे? मतलब ट्रंप के हार से फर्क नहीं पड़ता है। ये तो नेस्डेक अपनी चाल चल रहा है, डाउ नीचे जा रहा है, नेस्डेक ऊपर जा रहा है। अनिल जी, लग रहा है थोड़ा सेफ्टी ले रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा गिरावट आई थी। तो लग रहा है कि एक सेफ्टी प्ले टेक्नोलॉजी में बन रहा है, क्योंकि कल इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी, आज लग रहा है कि टेक्नोलॉजी में एक्शन फिर से बढ़ेगा। तो इसीलिए दीप हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए, अमेरिका के इलेक्शंस को आप इतना आसानी, आप खुद देखिए अमेरिका के 2 बड़े इंडेक्स अलग अलग दिशा में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये वोलेटिलिटी है, ये क्लियर पिक्चर नहीं होने के संकेत है। आप देखिए 1.5% नेस्डेक फ्यूचर ऊपर है और 1% डाउ फ्यूचर नीचे है। इसलिए किसी भी तरफ की स्विंग के लिए आपको तैयार रहना है। और जब मैं बार बार वॉलेटिलिटी की बात करता हूँ तो ऐसा ये फैशन नहीं है, ऐसा बोलने के लिए लिप सर्विस नहीं है, एक्चुअली है। जो आपको खुद आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे दोनों का चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा। एक चढ़ने को तैयार नहीं, एक गिरने को तैयार नहीं। ये एक डे हाई पर चल रहा है, एक डे लो पर चल रहा है। इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए कि अमेरिकी बाजारों में तस्वीर साफ नहीं है, और उसका असर सब पे पड़ेगा। नेस्डेक फ्यूचर्स डे हाई, डाउ फ्यूचर्स डे लो। गजब, ऐसी तस्वीर भी कभी कम ही देखने को मिलती कि रिलायंस 10% नीचे हो और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर हो। सिमिलरली वैसी सिचुएशन आपको अमेरिका में दिख रही है। आइए, अब अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो मैं बता दूं आपको करना है क्या है। इंट्राडे ट्रेडर्स को 11,725 का स्टॉप लॉस लगाना है। 5-7-10 पॉइंट आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लें, थोड़ा नीचे रखना चाहें तो रख ले। 11,640 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लीजिए। बैंक निफ्टी 25,450 छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं, वो खुलते ही शायद आपका ट्रिगर हो जाए। और क्लोजिंग बेसिस पे 24,900, या जिनको बहुत सेफ चलना है तो 24,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये ज़्यादा आपके लिए ठीक होगा। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो 11,850 क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। और बैंक निफ्टी 25,800 वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही लिहाज से दी। बिल्कुल अनिल जी, तो ये है आपके एग्जिस्टिंग पोजीशंस, ध्यान रखिएगा जिस तरह से मार्केट वॉलेटिलिटी आ रही है। नई पोजीशन सर आज बनानी चाहिए या फिर इस वॉलेटिलिटी को रहने दें? क्या सलाह देंगे आज नई पोजीशन? देखो दीप, हमारा बस चले तो हम तो सबको बोलते हैं आज ट्रेड ही मत करो, सबकी लिमिट 0-0 कर दो, ऊपर नीचे आगे पीछे, खाली जो फ्रेश पोजीशन है वही कटेंगे। वैसा होने वाला नहीं है। देखो, जिनको बना भाई, सिंपल चीज़ है, मार्केट खुलेगा तो लोग आएंगे तो ट्रेड भी करेंगे। जो करना चाहते हैं, देखो 2 तरीका है आज के बाजार का। एक तो आप आराम से एंजॉय करें, यूएस इलेक्शन को देखें, समझें, और अगर सही लेवल पर मिले
इम्पल्सिव ट्रेड ना करें। मैं आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, ये वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। कौन सा था, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, वैसा वाला मामला नहीं होना चाहिए। लगे कि ट्रेड करना है तो ही करिए, और जहां कन्विक्शन हो वही करिए। अंदाज से और किस्मत के भरोसे मत कीजिए कि हाँ यहाँ ले लेता हूँ शायद बढ़ जाएगा, या यहाँ बेच देता हूँ शायद घट जाएगा। वो ट्रेड सही नहीं है, वहीं पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है इस तरह के माहौल में। तो अगर आपको लेवल प्रॉपर मिले तो वहाँ पर ट्रेड करिएगा। और वो लेवल क्या होंगे, निफ्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 11,650 11,750 की रेंज है। जो सेफ चलना चाहते हैं वो 11,550 11,650 की रेंज में खरीदें, और जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 11,650 11,750 की रेंज में खरीदें। स्टॉप लॉस आपका दूर होगा 11,550 का, ध्यान रखिए। आज स्टॉप लॉस दूर है, खरीदने की रेंज भी बड़ी है, छोटी न रेंज छोटी है न स्टॉप लॉस छोटे हैं। अगर आप ये झेल सके तो ही करें, और आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो ही करें। ये बहुत साफ है, और आप तुरंत फटाफट अगर घूमना जानते हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, तो ही आज आपका दिन है। 11,825 11,875 11,925 11,975 ये टारगेट्स मिल सकते हैं। और अगर आपका सौदा प्रॉफिट में आ जाए तो उसको ट्रेल करते चले, स्टॉप लॉस डीप लगाएं। ये सारी चीज़ें जो ट्रेडर्स को आज ध्यान में रखनी चाहिए। जो लोग बेचना चाहते हैं, निफ्टी 11,925 11,975 मिलता है तो आप चांस ले सकते हैं बेचने का। 12,050 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 11,875 11,825 11,750 11,725 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। बैंक निफ्टी नई पोजीशन बनाइए 25 125 250 की रेंज में। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो थोड़े आराम से ट्रेड करने वाले हैं, वो 24,750 से 24,900 की रेंज में नीचे आने दो और वहां बनाए। और ये मत सोचे कि अगर 800 और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ सकता है 2 दिन में तो फिर नीचे भी आ सकता है, कभी भी ऐसी बात नहीं कि नीचे आने में बड़ा मुंह नहीं दे सकता। तो आप बहुत सेफ चलना चाहते हैं तो 24,700 24,850 की रेंज में खरीदिए, 24,750 24,900 की रेंज में खरीदिए। अदरवाइज 25 125 250 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 24,900 का होगा। 25,350 25,500 25,650 25,750 ये 4 टारगेट ऊपर के आप लेकर चल सकते हैं बैंक निफ्टी में खरीदारी के लिए। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता ये लेवल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ड्रीम लेवल है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो आपका क्या लेके गए। 26,225 से 26,450 वो रेंज है जहां पर बेचना चाहिए। और स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो शायद बेचने का मूड भी बदल दें। 26,800 का स्टॉप लॉस निकल कर आता है, इससे पहले कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, बहुत दूर का स्टॉप लॉस है। और फिर जिनको रिस्क कम रखनी तो 26,500 550 का भी लगा सकते हैं। बट जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं स्टॉप लॉस बहुत दूर दूर के हैं, ये ध्यान में रखिए। तो 26,000 25,800 25,700 और 25,550 तक के टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए ऊपर में बिकवाली। जी दीप। बिल्कुल, तो बड़े बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अनिल जी आपको बता रहे हैं कि वॉलेटिलिटी आज ज़्यादा रहने वाली है, अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक ही आपको ट्रेड करना चाहिए। सर वैसे तो आपने डेटा बता दिया है, बट कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो FIDI एक्शन से समझने चाहिए, या फिर वायदा कारोबार के संकेत जो आज के लिए कॉशियस हैं? जी दीप, दमदार खरीदारी हुई है। 2275 करोड़ की खरीदारी एफआईज की है। इंडेक्स में 480 करोड़ की खरीदारी की है। स्टॉक्स में 745 की है। और ऑप्शंस में भी 1000 करोड़ की खरीदारी, तो वो बराबर है पुट और कॉल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एकदम परफेक्ट है। आपके लिए डेटा 1100 करोड़ की घरेलू फंड ने बिकवाली की है। वायदा कारोबार के डेटा में एक दो चीज इंटरेस्टिंग है जो बता दूं। पहली चीज तो ये कि बैंक निफ्टी पर प्रीमियम तेजी से घटी है। 38 पॉइंट की प्रीमियम से 13 पॉइंट के डिस्काउंट पर आ गया, यानी कि 50 पॉइंट तो तेजी में आपके उड़ गए। पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे जो बताई दिया। बाकी डेटा कम है बैंक निफ्टी में, किसी भी लेवल पर 11,500 से 12,000 के रेंज में 15 लाख से ज़्यादा शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है नहीं। तो एक तरह से निफ्टी में है ना, लोग हल्के होकर ही जा रहे हैं। दिक्कत बैंक निफ्टी में है, और स्पेशली वो भी शॉर्ट साइड पर। दीप देखिए, 25,500 के ऊपर आप बंद हुए हैं, और 25,500 तक ऑलरेडी 15 लाख शेयर कॉल राइटर है जो आज राहत की सांस लेंगे कि हमें नीचे काटने को मिल सकता है। 26,000 अगर बैंक निफ्टी ने पार किया तो लगभग 25 लाख शेयर बैंक निफ्टी पर कॉल राइटर शॉर्ट हो जाएंगे। तो 26,000 पार करने के बाद एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो पहले 26,225 250 ले जाएगी, फिर 26,450 भी ले जा सकती है, और फाइनल टारगेट 26,750 का निकल कर आता है। फिर से 1000 पॉइंट ऊपर का टारगेट निकल कर आता है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अंधाधुंध काम, अगर जो रिजल्ट अच्छे आ गए तो जो आग बैंक निफ्टी में ही लगेगी, शॉर्ट कवरिंग वहीं होगी। शॉर्ट्स वहीं हैं, निफ्टी में इतने शॉर्ट नहीं है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी दीप, ये है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डेटा। मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है, इतने बड़े दिन अगर आपको परफेक्ट डेटा पॉइंट मिले तो मजा आता, नहीं तो एनालिसिस करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो डेटा पॉइंट बहुत साफ साफ निकल कर आ रहे हैं, इसलिए ये सारे लेवल्स आप एक बार नोट कर लें, ताकि दिन के दौरान कभी भी उतार चढ़ाव हो तो आपको लेवल्स ध्यान में रखें कि आगे ऊपर या नीचे की तरफ क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो नजर रखते हैं, लेवल्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं, अच्छे सेटअप है बाजार की। और डाउ फ्यूचर्स पर सर एक बार फिर से नजर डाल दीजिए। अभी आपने हाईलाइट करा था 250 पॉइंट्स नीचे थे, अब एकदम सपाट हो गए डाउ फ्यूचर्स। तो 250 पॉइंट्स की रिकवरी लगभग 5 मिनट में डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिखी है। तो इस तरह की वॉलिटिलिटी की 2020 का मैच है दीप, बिल्कुल देखते रहो, चलिए एंजॉय करो। जान लेते वो कहते हैं कि जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक खत्म नहीं होता, जब तक आखिरी गेंद न डाल दी जाए तब तक मैच खत्म नहीं होता, जब तक आखिरी काउंटिंग या ना आखिरी तो चलो ठीक है, लेकिन कभी भी किसी भी तरफ कुछ भी हो सकता है। ये साफ दिख रहा है अमेरिका के चुनाव में और अमेरिका के मार्केट्स में। मजा आएगा आज के दिन पूरा। बिल्कुल अनिल जी, और आज सुबह आपने ट्वीट में कह भी दिया था कि सुपर ओवर की तरफ ये जाते हुए दिख रहा है। पता नहीं डबल सुपर ओवर, मे बी ट्रिपल सुपर ओवर, उसके बाद भी कंटेस्टेंट चलता रहेगा। तो देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स निकल कर आते हैं यहाँ पर आइए आपको बता दें कौन से और स्टॉक्स हैं आपको नजर रखनी है, जहां पर थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी चर्चा करेंगे रिजल्ट एक्सरे में। पर उससे पहले कुशल, मानसी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, नतीजों के लिहाज से एसबीआई के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। मार्केट आज में ही ये एक्सपेक्टेड है 1.5 से 3.5 के बीच। वहीं F&O स्पेस की लंबी लिस्ट है, 7 कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें अपोलो टायर्स, पिडिलाइट, लुपिन, साथ ही HPCL और अदानी एंटरप्राइजेज और यूनाइटेड स्पिरिट्स और SRF अपने नतीजे जो है ये सामने लाते हुए दिखेंगी। और HPCL की तो आज नतीजों के साथ साथ बाईबैक पर जो है बोर्ड बैठक भी है। साथ ही पोस्ट मार्केट नंबर्स आए थे कुछ, जिसमें अदानी पोर्ट्स स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे, इसमें जो इनकी मार्जिन है 63.4% से बढ़कर 63.8% पर आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान 65.2% का था। वहीं कंपनी का जो मुनाफा है वो 1054 करोड़ से बढ़कर 1387 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। कंपनी की कार्गो वॉल्यूम्स भी 36% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई दिखी है और सेकेंड हाफ में कार्गो वॉल्यूम और भी बढ़ने का अनुमान है, ऐसा मैनेजमेंट कह रहा है। साथ ही पीवीआर नंबर्स यहाँ पर वीकर साइड पर दिखे हैं और यहाँ पर जो इनकी आय है उसमें करीब 96% की गिरावट रही है सालाना आधार पर। और साथ ही कंपनी का जो घाटा है 130 करोड़ का अनुमान था हमारा घाटे का फिगर का, उसके मुकाबले 184 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी की जो कमेंट्री है, मेजॉरिटी जो सिनेमा हॉल्स हैं वो खुलते हुए दिख रहे हैं, पर महाराष्ट्र और तेलंगाना जो स्क्रीन नंबर ऑफ स्क्रीन्स के हिसाब से बड़े स्टेट्स हैं वो अभी भी खुलने बाकी हैं। प्रिंस पाइप्स नंबर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। मुनाफा जो है करीब 41% बढ़कर 46.5 करोड़ पर है और कंपनी की मार्जिन्स में भी सुधार दिखा है, 16% से 17.5% पर। कंपनी ने ₹1.5 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। जीएमसी प्रोजेक्ट्स मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई दिखी है। 14 करोड़ का मुनाफा था, 18 करोड़ का घाटा अब कंपनी पोस्ट किया और कंपनी की मार्जिन्स में भी जो है डिक्लाइन दिखा है, 13% से घटकर 11.7% पर। और अंत में एलेंबिक लिमिटेड, यहां पर नंबर्स कमजोर साइड पर दिख रहे हैं। मुनाफा 91% गिरता हुआ नजर आया है, 35 करोड़ से सीधा 3.5 करोड़ पर अब करीब मुनाफा आता हुआ दिखा है और ये अन्य आय में गिरावट से होता हुआ नजर आया है। 11% से बढ़कर कंपनी की हालांकि मार्जिन्स जो है वो 13.7% होती हुई दिखी हैं। तो मार्जिन्स के लिहाज से बेहतर प्रदर्शन है, पर मुनाफे के लिहाज से काफी खराब प्रदर्शन एलेंबिक लिमिटेड का आता हुआ दिखा है। ओके, कुछ और ऐसे ही नतीजे और खबरें हैं मानसी के पास भी। मानसी बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल सर। धनलक्ष्मी बैंक के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखे। मिले जुले नंबर्स रहे। नेट इंटरेस्ट इनकम 100 करोड़ से 88 करोड़ पर जाती दिखी। मुनाफा 36% गिरता हुआ दिखा, 22 करोड़ से 14 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 6.8% से 6.3% तिमाही आधार पर रहे। वहीं नेट एनपीए 2.1% से 1.6% जाते हुए दिखे। जागरण प्रकाशन कमजोर नतीजे कंपनी ने पेश किए। कंपनी की बिक्री में करीब 44% की गिरावट है, 514 करोड़ से 289 करोड़ पर यह जाती हुई दिखी। कामकाजी मुनाफा 52 से 53% घटता दिखा। मार्जिन 17.4% से 14.7% पर रहे और मुनाफा तो करीब 92% गिरता हुआ दिखा, 125 करोड़ से महज 10 करोड़ रह गया है। असाही सोंगवॉन 6 नवंबर को बायबैक पर एक कंपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है, इस पर फोकस रहेगा। साथ ही स्टील कंपनी इस पर आज फोकस रहेगा, क्योंकि 1 नवंबर से स्टील कंपनियों ने दामों में 1200 रुपए प्रति टन का इजाफा किया है और इस बढ़ोतरी के बाद स्टील की कीमतें 2014 के उच्चतम स्तर के पास पहुंच गई है। तो इसी के चलते स्टील कंपनियों पर फोकस रहेगा। अंत में M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, फ्रांस की इंश्योरेंस कंपनी AXA की महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स में हिस्सा बेचने की योजना है। 400 करोड़ में 20% हिस्सा बेचने की योजना है। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी कंपनी है। 2 साल पहले ही 1500 करोड़ में 20% हिस्सा खरीदा गया था। 33% प्रीमियम पर अब हिस्सा बेचने की योजना यहां पर बनाई जा रही है। तो इसके चलते M&M फाइनेंशियल सर्विसेज पर फोकस रहेगा। और रिजल्ट्स भी आइए, इन रिजल्ट्स के दम पर आ रही हैं ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और आशीष बताने के लिए है तैयार।
बताइए आशीष, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, ढेर सारी रिपोर्ट्स अनिल जी। रिजल्ट्स पे सारी। रिजल्ट्स पे सारी बताइए। रिपोर्ट्स हैं। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अदानी पोर्ट, जहाँ पर नतीजे आए थे, नतीजे बढ़िया देखने को मिले थे। और ब्रोकरेज हाउस देखें तो करीब 4 रिपोर्ट्स हैं, ये चारों की चारों पॉजिटिव हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। जो लक्ष्य है पुराना 396 से बढ़ाकर अब उन्होंने करीब 440 रुपये कर दिया। कह रहे कि वॉल्यूम्स में अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। और कॉन्कोर के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन तुलनात्मक तौर पर थोड़े से आकर्षक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो नोमिरा भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 440 के लक्ष्य के लिए। डाबर यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए। ब्रोकरेज हाउस सभी के सभी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर देखिए सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 495 से बढ़ाकर 590 कर दिया है। 517 जो है कल की क्लोजिंग है। जेपी मॉर्गन ने भी 10 रुपये लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, 580 रुपये का दिया। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। और ब्रोकरेज हाउस ये मान रहे कि जो हेल्थ केयर कारोबार है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है और आगे जाकर मार्केट शेयर के गेंस भी देखने को मिलेंगे। सन फार्मा एक और अच्छे नतीजे यहाँ पर सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं 710 रुपये के लक्ष्य के लिए। नोमिरा ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 611 के लक्ष्य के लिए। 487 कल की क्लोजिंग है। सिर्फ एक क्रेडिट स्विस थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 420 रुपये के लक्ष्य के लिए। 487 कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि स्पेशलिटी ड्रग्स कारोबार में अगर आप देखें तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर नेगेटिव हैं। आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है, जहां पर कमजोर नतीजों के बाद रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। अभी रेटिंग को न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे, डाउनग्रेड करके 1050 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। 1037 कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि आगे जाकर कुछ तिमाहियों में कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, जिसके चलते स्टॉक पर नेगेटिव है। ओके, तो ये हैं तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, नतीजों पर ही फोकस। वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। मेरी फेवरेट कैटेगरी, मजबूत रिजल्ट्स और जहां पर वैल्यूएशंस भी हैं अच्छे, यानी कि मौके बनेंगे इन्वेस्टमेंट के जब भी आपको ठीक लगे। वरिंदर वहीं से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मेरा भी वो फेवरेट है, बट उससे पहले सर एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में। आई थिंक सन फार्मा के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे सर। मैं आपको एक थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देता हूं सर। लास्ट एक साल में फार्मा इंडेक्स कुछ 40% ऊपर है और सन फार्मा सिर्फ 10% ऊपर है। नंबर्स आने के बाद सर ये स्टॉक अभी भी आप सोचिए, लार्ज कैप कंपनी 16-17 टाइम पे नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स ट्रेड कर रही है। 16-17 टाइम सर, क्योंकि कितना सस्ता स्टॉक है कंपेयर टू मिड कैप फार्मा। आपने देखा है कुछ 25 टाइम, 30 टाइम, 35 टाइम ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक क्योंकि जो लोगों को सारे डाउट्स थे इस कंपनी पे, आई थिंक इस अर्निंग्स के बाद एटलीस्ट क्लियर हो जाने चाहिए। I think they reported very strong numbers and they settled most of the debates which are going on in the market. जो आपने कैटेगरी बोला सर कि कंपनीज इनके नंबर्स अच्छे आए हैं और वैल्यूएशन रीजनेबल है सर। दो कैटेगरी सर जहां मुझे लग रहा है कि हाँ भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और अच्छी कंपनीज हैं। हो सकता है 4-5 साल में कुछ उन्होंने कुछ किया ना हो, बट द रिबाउंड इज कमिंग। वन इज ब्रोकरेजेस एंड वन इज द बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट। ब्रोकरेजेस में सर जियोजित, मैंने आपके चैनल पे एक बार पहले भी बात की है उस कंपनी के बारे में। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगी सर। नंबर्स के हिसाब से सर 32 प्रॉफिट 3 गुना हो गया, 9 करोड़ से 32 करोड़ हो गया। अगर क्वार्टर भी देखें तो 24 करोड़ से 32 करोड़ हो गया। मोर इंपॉर्टेंटली सर स्टॉक अभी भी 10 टाइम पे ट्रेड करता है। टीटीएम की बात कर रहा हूँ मैं, टीटीएम की बात कर रहा हूँ। और प्राइस टू बुक अभी भी 1.5 टाइम्स पे ट्रेड करता है। कस्टमर्स एडिशन इनका लगातार हो रहा है। जो 10,000 थे क्वार्टर जो भी अगर बात करूं तो आज 13,300 हो गए हैं। तो 25% कस्टमर एडिशन भी हो रहा है। So I think from most angles, I think this is one of the most undervalued brokerages company. Of course, it's a very centric business in South. उसका वो disadvantage हो सकता है, but otherwise very strong numbers. दूसरा सर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में कंपनीज के नंबर्स बहुत शानदार हैं सर। छोटा कंपनी एवरेस्ट इंडस्ट्रीज क्यों पकड़ा है सर? मार्केट कैप 350 करोड़ ही है, बट इट ट्रेड्स एट 0.8 बुक वैल्यू। आप नंबर्स देखिए सर, इसने लॉस किया था, एबिटा लॉस किया था YoY। इस बार प्रॉफिट किया है 31 करोड़ का। लॉस था ऑफ कोर्स मार्जिन्स में भी, अभी 11 करोड़ का इसने 11% का मार्जिन किया है। प्रॉफिट 18 करोड़ का किया सर, पहले लॉस था YoY। इवन अब क्वार्टर देखिए तो 21 करोड़ का इसने 21 करोड़ से 18 करोड़ इसका हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। आपका चैनल देखने के बाद फोन आते रहते, सॉरी। तो 21 करोड़ का 18 करोड़ हो गया है क्वार्टर भी। तो नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं इस कंपनी के। लास्ट 2 क्वार्टर में हमने बहुत शानदार इंप्रूवमेंट देखा है। एक कंपनी सर, अगेन आई थिंक इट्स मोस्ट अंडरवैल्यूड कंपनी जो देखेंगे आप, वो रैमको इंडस्ट्रीज है। जैसे मैं आपको बता रहा था एवरेज 0.8 टाइम पे ट्रेड करता है, ये कंपनी 0.5 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। आप इसके नंबर्स, क्योंकि अगर आप स्टैंड लोन देखना चाहे तो ठीक है, पर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स देखिए तो इसका एबिटा 90% ऊपर था,
10% मार्जिन के सामने 11% मार्जिन आया, प्रॉफिट 55% बढ़ा। ऑफ कोर्स इसमें रामको सीमेंट्स के नंबर्स इंक्लूडेड है, पर अगर आप स्टैंडअलोन नंबर्स भी देखें तो स्टैंडअलोन के बेसिस पे वो भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। लास्ट 2 क्वार्टर से उनका इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। और लास्ट नंबर अजंता फार्मा बोलूंगा सर, ओनली बिकॉज नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे। बायबैक का भी एक एंगल है जहाँ पे उन्होंने बोला 1850 तक वो 1850 पर वो बायबैक करेंगे, जो 15% प्रीमियम है कल के क्लोजिंग प्राइस को। बट एबिटा 54% ऊपर है, पैट 46% ऊपर है। ये उतना सस्ता स्टॉक नहीं है जितना सन फार्मा है, बट दे आर कंसिस्टेंटली डूइंग वेरी वेल। ओके, तो ये है वो अच्छे नतीजे और वैल्यूशंस भी आपके लिए बेहतरीन, लेकिन मजबूत नतीजे और महंगे शेयर इस लिस्ट में कौन से हैं आपके पास? सर 2-3 कंपनीज थी जिनका ऑनेस्टली वॉल्यूम ज्यादा होता नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो मैं अडानी गैस की बात कर रहा हूँ सर। अडानी गैस ऑफकोर्स 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छा क्या लगा सर इस कंपनी में कि इसका एबिटा 54% गया, ऊपर गया, प्रॉफिट 12% ऊपर गया। सर मार्जिन 50% हो गया इस कंपनी के, 50% हो गए हैं फ्रॉम 28%। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल कि उन्होंने जिस तरीके से कॉस्ट कटिंग है, कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की है, तो वो है। सस्ता स्टॉक नहीं है सर। 60 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, 15-16 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। सो इन नो वेज कि अभी सस्ता है, बट द प्लान्स ऑफ दिस कंपनी आर ह्यूज 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 गोइंग अहेड। इंपॉर्टेंट क्या था सर, जो प्री कोविड लेवल था, जो उसके वॉल्यूम्स है वो 90% उस लेवल तक आ चुकी है। सो 149 MMS CMD होता था, इस बार 140 MMS CMD हो गया। सो दे आर टू द लेवल्स ऑफ व्हाट दे वर 90% प्री कोविड लेवल। कमजोर नतीजे? वरिंदर, कमजोर रिजल्ट्स? सर रत्नामनी के नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आए थे। नॉट वेरी चीप स्टॉक। 20 टाइम में ट्रेड करता है, 3.5 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, TTM बेसिस पे। स्ट्रॉन्ग आरओसीज है, 20-25%, 25-24% की आरओसीज है। एबिटा 30% नीचे था, प्रॉफिट 25% नीचे था। सो कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। अदरवाइज सर ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज और जागरण प्रकाशन के नंबर्स अच्छे नहीं थे। Honestly, if I have to take away the mid cap, small cap space, it has to be Geojit, Ramco, which has done very, very well in the small cap space. है आपके लिए नतीजों की लिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर। एक जाने से पहले, कौन जीतेगा, ट्रम्प या बाइडेन? सर मैं हमेशा मानता हूं सर कि ट्रम्प या बाइडेन से भी जरूरी फेड है। जब तक फेड पैसा डालता रहेगा मार्केट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज के लिए। आज कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। सर आपको याद होगा 4 साल पहले जब ट्रम्प की बारे में बात कर रहे थे ना, आई नो बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस बोल रहे थे कि अगर ट्रम्प आ गया तो मार्केट इतना बड़ा क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आपको याद है सर 2016 के बाद हमने वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स देखा है इन टर्म्स ऑफ यूएस मार्केट, जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है। सो ठीक है सर, यही एक सच्चे फंडामेंटल एक्सपर्ट की पहचान है कि इवेंट्स पे फोकस ही नहीं है। फोकस है कहाँ पर, ट्रम्प के वक्त भी यूएस फेड पर, कि अमेरिकी फेड क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है। ये एकदम आपका सही और सटीक विश्लेषण था। शुक्रिया वरिंदर। लेकिन आपने जिस सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं जवाब तो लेके रहूँगा, और उसके लिए बस थोड़ी देर में बग्गा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो बग्गा साहब से जानेंगे कि कौन जीतने वाला है। लेकिन इस बीच तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। देखिए SGX निफ्टी में हरियाली आती हुई दिख रही है, 6 पॉइंट ऊपर, और नैस्डैक फ्यूचर सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3% ऊपर है, 350 पॉइंट। क्या हो रहा है देश दुनिया में? ये तो अच्छा हुआ है कि मार्केट 7 बजे नहीं खुले, 6 बजे नहीं खुले, नहीं तो ये स्विंग्स अभी देखने को मिलती है, आगे भी मिलेगी। देखते हैं क्या कुछ होता है। बग्गा साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, सबका स्वागत है। अविनाश जी भी हमारे साथ हैं। अरे बंसल जी, चुनाव लड़ने के मूड में आए आप तो, एकदम बिल्कुल नेताजी वाली पोशाक में दिख रहे हैं, तो क्या विचार क्या है आपका? नहीं अनिल जी, विचार तो अनिल जी नेक हैं, बट अनिल जी आपको आज एकदम मतलब कि एकदम बढ़िया वाले सूट में, बढ़िया शर्ट टाई कोट में अनिल जी देख के दिल अनिल जी बाग बाग हो गया, क्योंकि आप स्टूडियो आए हुए अनिल जी। जब मैंने सुबह आपको देखा तो मुझे अनिल जी ऐसा एहसास हुआ जैसे आप कहीं यूएस तो नहीं पहुंच गए अनिल जी इलेक्शन की कवरेज के लिए। फिर मैंने कहा कल तो आप यहाँ थे, मतलब कि अनिल जी मुझे वाकई में 2 मिनट लगे कि आप कहीं यूएस तो नहीं पहुंच गए अनिल जी, हमको, मेरे को, कुणाल जी, वागली जी को यहाँ छोड़ के। फिर मैंने अनिल जी आपके पीछे वो स्क्रीन हिलता हुआ दिखा तो मेरे को समझ में आया आप स्टूडियो में हैं। तो आप और अनिल जी, दीपांशु बिल्कुल चमक रहे हैं अनिल जी। और मेरे को लगता है अगर इस बार अनिल जी कोरोना नहीं होता तो अनिल जी मेरा एक सीधा अनिल जी प्रश्न है आपसे, अगर इस बार अगर कोरोना नहीं होता तो क्या आप यूएस का इलेक्शन कवर करने
यूएसए जाते और दूसरा अनिल जी सवाल है, अगर जाते तो सिर्फ दीपांशु को लेके जाते कि हम लोगों को भी अनिल जी लेके जाते? तो एक ही जवाब में दोनों आपको दो सवालों का जवाब एक ही में दे देता कि मैं नहीं जाता। बाकी का जवाब आपको दूसरा मिल ही गया। जब मैं ही नहीं जा रहा तो दीपांशु को कैसे ले जाऊंगा। लेकिन चलिए बढ़ते आगे, ढेर सारे स्टॉक्स जो आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अदानी पोर्ट, नतीजे थोड़े से मिले जुले नजर आ रहे हैं। मुनाफा अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आया है, लेकिन बाकी फ्रंट पर रिजल्ट थोड़े से कमजोर। तो क्या करना चाहिए इन नतीजों के दम पर, अविनाश जी बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, नतीजे थोड़े से उम्मीद से कम आ गए, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफी स्ट्रांग थी। इन्होंने क्लियरली कहा है कि वो नेट डेट टू इबिटा कम करना चाहते हैं एटलीस्ट FY22 तक, और ये मार्केट्स को पॉजिटिव बात डेफिनेटली लगेगी। रही बात टॉप लाइन पे और जो कामकाजी मुनाफा है, उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले साल दैट इज FY22 में ग्रोथ मोमेंटम वापस जारी रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि नतीजे इतने खराब नहीं है। अगर हो इस मार्केट की वोलेटिलिटी में अगर स्टॉक थोड़ा सा कमजोर खुलता है और कम रेट पे आता है नीचे, तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों को इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमको लग रहा है कि यहाँ से ग्रोथ मोमेंटम काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा होगा अगले 6 से 12 महीने के लिए। तो रिजल्ट्स डेफिनेटली थोड़े से फेलो एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन कमेंट्री काफी पॉजिटिव। ओके, कमेंट्री पॉजिटिव है, रिजल्ट्स मिले जुले, ये है आपके लिए। पीवीआर देखने में नंबर्स आपको थोड़े कमजोर नजर आएंगे। मुनाफे का नुकसान का तो अंदाजा था 130 करोड़ का होगा, लेकिन 184 करोड़ का हुआ है। कामकाजी मुनाफा हमने सोचा था 85 करोड़ का घाटा आएगा, एग्जैक्टली वही आता हुआ दिखा। लेकिन अदर इनकम ने थोड़ा बचाया है, जहां 6 करोड़ से अदर इनकम बढ़कर आई है 70 करोड़। पीवीआर जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए वागले साहब क्या करना चाहिए पीवीआर में। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मुझे थोड़ा सा साइडवेज लगता है, और मुझे ये रिजल्ट के बाद जो भी इतनी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट आई है, ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। 1040 1050 ये एक सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। अभी 1100 के लेवल है, तो 4-5% गिर सकता है, तो वहां पर मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेरे लिए खराब नहीं है चार्ट। ऑन द अपसाइड ये 1220 तक 3 से 4 महीने में जा सकता है। ओके, ये है आपके लिए पीवीआर पर राय। HPCL एक और स्टॉक है बंसल जी, जिस पर आप अपनी राय दीजिए। आज नतीजे भी आने वाले हैं और बायबैक पर होगा विचार भी। क्या करना है नतीजों से पहले, बायबैक से पहले? देखिए अनिल जी, चार्ट्स को अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक रैली बन चुकी है, और एज ऑफ नाउ कुछ नहीं करना चाहिए। जिन्होंने ले रखा है वो 183 के लेवल्स पर नजर रखें। 183 के नीचे जाएगा तो एक गिरावट देखने को मिलेगी, एल्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और एक बार ये स्टॉक 188 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर शॉर्ट टर्म के नजरिए से मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 183 स्टॉप लॉस है जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है। 188 188 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर नया खरीदारी का विचार बनाने का सोचना चाहिए। जी, आप स्टील कंपनियों पर फोकस करिए। 1 नवंबर से स्टील कंपनियों ने दाम में 1200 रुपए की बढ़ोतरी की है, और अब इस बढ़ोतरी के बाद 2014 के हाईएस्ट लेवल पर स्टील के दाम पहुंच गए। कौन सा स्टील स्टॉक आपको समझ में आता है वो देखिए। थोड़ा मैं आपको वक्त देता हूं, तब तक एक बार कुणाल जी से गुड मॉर्निंग भी कर लूं, और कुणाल जी से असाई सोंगवन। कुणाल जी, आप भी सोचेंगे सुबह सुबह पहला सवाल ये कौन से शेयर पे आया, लेकिन बढ़िया शेयर है। जैन साहब ने जेम्स में भी दिया था। असाई सोंगवन 6 नवंबर को बायबैक पर होगी इसकी बैठक। चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? अनिल जी, सबसे पहले तो आपको अनिल जी और सारे पैनलिस्ट को अनिल जी आज करवा चौथ की विशेष बधाई अनिल जी, क्योंकि अनिल जी ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति चुनाव की आपाधापी में आप भूल जाएं कि आप राष्ट्रपति नहीं और पति हैं। तो इसलिए अनिल जी आप सभी लोगों को मेरी ओर से करवा चौथ की बधाई अनिल जी। बहुत सही याद दिला दिया आपने लोगों को कि पीछे वाले 2 अक्षर ही याद रखने, आगे वाले आपके काम के नहीं है। थैंक यू वेरी मच कुणाल जी। देश के कई सारे पतियों को आपने रिमाइंड कर दिया जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चक्कर में लगे हुए हैं। अपने पति का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, पति होने का वो ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सर। बताइए, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बताएं सर। जी 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 जी। और अनिल जी विशेष रूप से आपको, क्योंकि आप तो अनिल जी सबसे समर्पित पति हैं, तो अनिल जी आपको मेरी ओर से विशेष बधाई है।
और अनिल जी, रहा सवाल असाई सांगवान का, तो अनिल जी चार्ट बहुत दमदार है। ये स्टॉक काफी अरसे से एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 200 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता है, 230 के ऊपर चल पड़ता है, तो फिर इस पर एक तेजी बनेगी। 230 के ऊपर मेरी राय में बाय करना चाहिए। फिलहाल वेट एंड वॉच करें, एक बार इस स्टॉक को इस रेंज से बाहर आने दें। रेंज से बाहर आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक में ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 230 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय। ओके, 230 के ऊपर ही खरीदेंगे, अभी नहीं। अच्छा, तैयार हैं शुभम जी या थोड़ा वक्त और चाहिए? नहीं, बिल्कुल तैयार है अनिल जी। बताएं सर। गुड मॉर्निंग पहले तो अनिल जी और दीपांशु। और जो मेटल कंपनीज में जो स्टॉक का मुझे अच्छा लगता है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। और जेएसडब्ल्यू स्टील को अगर हम देखें डेरिवेटिव डेटा में कुछ 8-9 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे मैसिव लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला। और सिमिलर स्ट्रक्चर जिंदल स्टील एंड पावर में भी है, लेकिन रिलेटिवली मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में एक अच्छा मूव यहाँ से आता हुआ दिखेगा। और कल भी एक ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखा था प्राइस एक्शन में, तो मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो 320 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे क्लोज हुआ है, इसको खरीदें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 8 रुपए पे, और 17 से 18 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो 320 के स्ट्राइक के थ्रू हम इस ट्रेड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, एक करेक्शन कर दूं। करेक्शन ये कि 2018 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर पहुंची है स्टील की कीमतें, नहीं कि 2018 में जो हाईएस्ट लेवल थे वहां पर कीमतें आ गई है। आइए, एक और स्टॉक है कैश का, और वो है अजंता फार्मा। जरा कुणाल जी इसके चार्ट्स देखिए और बताइए बायबैक भी क्या है, और नतीजे बेहद दमदार है। और जी बिजनेस ने जो कल आपके सामने एक्सक्लूसिव रिसर्च रखी है वो भी सही पड़ती हुई दिखी है। 1850 रुपए पर बायबैक, और आय देखिए 11% बढ़ी है, मुनाफा 46% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा भी दमदार आता हुआ दिखा है, और 136 करोड़ का बायबैक है। सारी की सारी एकदम डिटेल्ड रिसर्च आपके सामने सटीक पड़ती हुई दिखी। कल 1600 रुपए के आसपास हम डिस्कस कर रहे थे स्टॉक को, 1610 रुपए पर जाकर बंद हुआ है। आज के टारगेट्स अनिल जी देखिए, ऊपर जाना तय है इसका, जिस तरह का स्ट्रक्चर है। कल भी हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक कंसोलिडेशन यहां पिछले कुछ दिनों में पूरा होता हुआ दिख रहा है, और जैसे ही स्टॉक 1650 के लेवल्स को पार करेगा, इसमें सीधे आपको 1750 तक का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। और हो सकता है कि आज आपको गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखे। तो मुझे 1750 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी राय में जिनके पास भी पोजिशन है बिल्कुल इसमें निवेशित रहना चाहिए। M&M फाइनेंस, सुमित जी इसके चार्ट देखिए। पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। यहाँ पर एक खबर आ रही कि फ्रांस की इंश्योरेंस कंपनी है एक्सा, जिन्होंने महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर में हिस्सा खरीदा था, वो 400 करोड़ रुपए में अपना 20% हिस्सा बेचने जा रही है, जो अभी उनका हिस्सा है उसमें से, और ये 33% प्रीमियम पर बेचने जा रही है। इसका मतलब क्लियर कट है कि इसके वैल्यूएशंस बढ़े हैं। ये एक अच्छी बात है। M&M फाइनेंस चार्ट पर मजबूत है, क्या खरीदना चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, M&M फाइनेंस के अंदर अगर कोई भी डिप आता है अनिल जी, तो ये स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक लोअर लेवल से गिरावट दिखाने के बाद एक बाउंस दिखा रहा है, और अभी स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। M&M फाइनेंस में अगले आज या अगले 1-2 दिन के अंदर अगर कोई भी डिप देखने को मिलती है तो उस डिप में 2-3% की डिप में खरीदारी करें। स्टॉक मेरे को लगता है ऊपर में 130 रुपया इमीडिएट टारगेट बनेगा, और 130 रुपए का लेवल टूटने के बाद 135 से 140 रुपए तक के अपसाइड मूव M&M फाइनेंस दिखा सकता है। तो आने वाले कुछ हफ्तों के लिए ये स्टॉक के अंदर कोई भी डिप में खरीदारी करके काम करना है। नीचे में जो सपोर्ट है 118-120 के आसपास का है। रिलायंस, इस पर राय लेना चाहता हूं अविनाश जी आपसे। रिलायंस नतीजे के बाद तेजी से गिरा है, कई सारी अफवाहें भी चल रही थी। कल हमने कोशिश भी की बताने की कि शायद वो अफवाहें सही ना हो। एक इंटरेस्टिंग खबर और आ भी रही है। 5 तारीख को एक मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें सारे दिग्गज कॉरपोरेट्स इस मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में, जिसमें दीपक पारेख साहब, मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी, नंदन नीलेकनी साहब, ये सारे इसका हिस्सा होंगे। तो इससे भी मुझे लगता है कि अफवाहों को काफ़ी कुछ विराम मिलेगा। रिलायंस 1850 में खरीदना है, बेचना है, या इंतज़ार करना है? इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि इसको खरीदना चाहिए। मैंने भी आपका प्रोग्राम कल देखा था, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो रूमर्स फैला गए हैं वो दरअसल बिल्कुल फ्रॉड वाले और नॉट राइट है। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि शेयर काफी जल्दी भाग चुका था, तो थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर जरूर प्रॉफिट सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग से देखने को मिला, लेकिन कोर फंडामेंटल्स अभी भी सॉलिड है। हमको लग रहा है टेलीकॉम और रिटेल का जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा। ऑयल एंड गैस बिजनेस में थोड़ी सी कमजोरी जरूर देखने को मिलेगी, बट मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में रिटेल के बिजनेस को वो कैसे मोनेटाइज करते हैं
प्लस जियो मार्ट का धंधा कैसे एग्जीक्यूशन में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिखाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जिनको 6 से 12 महीने की अवधि के लिए टाइम फ्रेम है, उनको ये मौका जरूर यूज करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 1850 में अराउंड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन सकती है और करीबन 2100-2200 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटेजी है। डाउ फ्यूचर्स हो गया मजबूत और नैस्डैक फ्यूचर्स में लगी है आग। 4% की मजबूती अब नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको नजर आएगी और डाउ फ्यूचर्स भी आप देखेंगे तो तेज दौड़ लगाते हुए लगभग 1% मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। 225 पॉइंट अब डाउ फ्यूचर्स मजबूत है और नैस्डैक फ्यूचर्स आप देखिए 450 अंक मजबूत है। गजब का रनअप वापस से आता हुआ दिख रहा है। ओहो, लगता है आज ही 12,000 के दर्शन करवा के छोड़ेंगे अमेरिका के बाजार। देखते हैं क्या कुछ होगा। अभी तक नतीजे आने बाकी है, आने दें फिर देखा जाएगा क्या कुछ होता है। लेकिन आइए तब तक कुछ और स्टॉक्स पर डिस्कस करते हैं। डाबर बेहद शानदार नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। हमने आपको कहा भी कि देखिए वॉल्यूम ग्रोथ 16% की कमाल की आई है, मतलब तगड़ी, मतलब बहुत ही जबरदस्त। डाबर, अविनाश जी आपकी राय? इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है नंबर्स बहुत ही सरप्राइजिंग थे और बहुत ही स्ट्रांग थे वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से। 16% के ऊपर का वॉल्यूम ग्रोथ आना कोई छोटी बात नहीं है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की वॉल्यूम ग्रोथ इस समय आना ये कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहीं किस प्रकार से वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन करेगी और किस प्रकार का मार्जिन्स मेंटेन करेगी, ये देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर है और जिस प्रकार से टॉप लाइन ग्रोथ भी बढ़ी है, मार्जिन्स भी इंटैक्ट रखे हैं, हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि ये 16% की वॉल्यूम ग्रोथ कितनी सस्टेन होती है ये देखना पड़ेगा क्योंकि बेस भी बढ़ जाएगा। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। यहाँ से भी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको करीबन 6 से 8 महीने में पॉसिबल नजर। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर। यहाँ पर रखिए नज़र और आज मैनेजमेंट के साथ भी हम चर्चा करेंगे इनके नतीजों के बारे में। अविनाश जी, एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर भी आपकी राय जानना चाहूँगा सर, क्योंकि काफ़ी बढ़िया तेज़ी आई है स्टॉक में। ऑलरेडी नतीजे थोड़े निराशाजनक थे, ब्रोकरेजेस का भी भरोसा अब उतना नहीं है, पर टारगेट वो करंट लेवल्स के आसपास ही मेंटेन कर रहे हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट में दीपांशु जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है और मिडिल सेगमेंट है, वहाँ पे रिपोर्ट्स ग्राउंड पे मिल रही है कि काफी हद तक कोरोना के टाइम पे भी इन्वेंटरीज काफी रियल एस्टेट कंपनीज ने बिकवाली की है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनके लिए काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन स्टेज में है। इनका जो भी बेनिफिट होगा वो आपको नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में देखने को मिलेगा और होपफुली अगर एग्जीक्यूशन ठीक ठाक रहता है तो मुझे लग रहा है कि इनके लिए प्रॉफिट मार्जिन और टॉप लाइन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मुझे लग रहा है हालांकि नतीजे Q2 के थोड़े डिसअपॉइंटिंग जरूर थे, थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर किसी को 12 से 15 महीने का व्यू लेना है तो ये क्वालिटी रियल एस्टेट प्ले है और जिसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टी पर आए। गिरावट में करें खरीदारी, ये बेहतर होगा। हालांकि नतीजे डेफिनेटली कमजोर हैं, डीएलएफ से कंपेयर करें तो डेफिनेटली कमजोर हैं।